that is your available energy, which is also known as availability or exergy. ठीक है, तो in this video first of all we will discuss कि इसका नाम डिफरेंट डिफरेंट क्यों पड़ा। जैसे कभी इसका नाम अवेलेबिलिटी कहते हैं लोग, कभी इसको अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं, कभी इसको एक्सर्जी बोलते हैं। सो इज देयर एनी डिफरेंस अमंग ऑल दिस टर्म्स, और ये सभी सेम है? अगर सेम है तो फिर ऐसा डिफरेंट नाम क्यों पड़ा? ठीक है, and after that we will discuss ki what is the meaning of available energy or exergy, and at last after discussing these things we will discuss कि available energy हम समझ लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें डिस्कस करेंगे कि अगर गेट के एग्जामिनेशन में हमें अवेलेबल एनर्जी से क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो हमें कौन सा अप्रोच फॉलो करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The first of all, that why its name is available energy, availability and exergy। तो सिंपल सी बात बोलूं, तो अगर नाम की मैं बात करूं तो जैसे हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, कुछ यूरोपियन और यूएस में डिफरेंस चलता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा टन, ठीक है, आप पढ़ते हो टन तो आपने सुना होगा टन का मतलब आप पढ़ते हो ना टीआर, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो टन होता है, टन दो टाइप का होता है, जो टन होता है और टन दो टाइप का होता है, एक होता है टीओएन और दूसरा होता है टीओ डबल एन ई। ये जो TONE होता है ये होता है इंडियन टन, मेट्रिक टन, और ये जो TON होता है, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसका भी पहला पार्ट होता है, वो होता है, एक होता है जनरली हमारे इसको बोलते हैं कि यूके टन, इसको बोलते हैं इंपीरियल टन, ठीक है, और एक होता है यूएस टन। तो हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी चीज जनरली हम यूज करते हैं तो उसमें यूके का अलग रेफरेंस मानते हैं, यूएस का अलग रेफरेंस मानते हैं। यूके मींस यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा। तो सिमिलरली मतलब, और यहाँ पे दोनों 1 टन का मतलब जो इसका केजी होगा, जो इसका केजी होगा, इसका केजी, तीनों डिफरेंट होते हैं वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन। तो इन दैट कंडीशन वी विल डिस्कस दैट कि यूएस टन का मतलब 907.6 केजी जो था, और उसी को लेकर हम टीआर का डेफिनेशन बनाया था, इसलिए हमारा 3.51 किलो जूल पर सेकंड आता है। वो डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो हमारा अवेलेबल एनर्जी है, जो एक्सर्जी है, इसका नाम डिफरेंट क्यों पड़ा, तो मैं बोलूंगा सर कि इनिशियली ये देखो मैंने आपको बताया था, जो थर्मोडायनामिक्स है बहुत रिसेंट टर्म्स है। ऐसा नहीं है कि एफएम की तरह या मटेरियल साइंस की तरह बहुत पुराना सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि एफएम की बात करो तो आपको पता होगा कि बीसी में, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा हूं मैं, बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में लोग जो राजा होते थे ना, राजा का जो क्राउन होता था, ठीक है ना, राजा के क्राउन में ज्वेलरी कितना लगा हुआ है, हीरे जवाहरात कैसे हैं, उसको पता लगाने के लिए लोग बर्न्स इफेक्ट पढ़ते थे। बर्न्स का यूज करके उसको पता करते थे लोग, यानी कि बहुत पहले से यूज हुआ है। अगर मैं बात करूं मेटलर्जी, मटेरियल साइंस का, तो भी देखोगे आपको पता चलेगा कि बहुत पुराना सब्जेक्ट है, क्योंकि ये बिफोर बहुत सिविलाइजेशंस की बात चल रही है। बहुत पहले सिविलाइजेशंस में जो स्टोन एज हुआ, आयरन एज हुआ, ठीक है, गोल्ड एज हुआ, कॉपर एज हुआ, ये सारे जो एज है इसमें भी डिस्कस किया गया था कि किस तरीके से क्या वेज हैं। क्योंकि मेटलर्जी में जनरली दो टाइप का मेटलर्जी होता है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, जो हम डिस्कस करते हैं कि मटेरियल्स आया कहां से, किस तरीके से हमारे पास, लाइक स्टील है, एल्युमिनियम है, तो आया कहां से, अर्थ के क्रस्ट से किस तरीके से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। और दूसरा होता है फिजिकल मेटलर्जी, कि उसमें कुछ चेंजेस करके हम नया मटेरियल बना रहे हैं, जैसे अलॉइंग कर रहे हैं। जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली फिजिकल मेटलर्जी का पार्ट होता है। आई बस समझ में? तो सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यूएस वाले टर्म की बात करूं सर, तो 1940 के आसपास एमआईटी की स्कूल में जनरली लोगों ने बताया, अवेलेबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि अवेलेबल एनर्जी वही है, मतलब अवेलेबल एनर्जी के बारे में बताया, और उसी को अवेलेबिलिटी के नाम से बताया। लेकिन आफ्टर 10 इयर्स, यानी कि अगर मैं बोलूं सिंपल, तो 1940 में हमारा एमआईटी जो स्कूल है सर, ये बोला कि अवेलेबल एनर्जी क्या है। अवेलेबल एनर्जी क्या है, अवेलेबल एनर्जी के बारे में बताया, इसका नाम अवेलेबल एनर्जी रखा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि अवेलेबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, ठीक है, और उसको अवेलेबिलिटी भी बोला। आफ्टर 10 इयर्स 1950 में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने इसका नाम दे दिया एक्सर्जी। सेम इसी कॉन्सेप्ट का, इसी चीज का नाम दे दिया एक्सर्जी। और जो एक्सर्जी है, देखो अभी तक हम थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी पढ़े, एंट्रोपी पढ़े, तो ये एनर्जी एंट्रोपी से सिमिलर लग रहा है, उसका जो स्पेल करने का जो प्रोनाउंसिएशन एक तरीके का है, तो उसी के तरीके से सिमिलर था। इसलिए ये जो टर्म एक्सर्जी है बहुत फेमस हुआ, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। यूरोपियन वालों ने 1950 में इसको एक्सर्जी बोल दिया, 1940 में इसको अवेलेबल एनर्जी अवेलेबिलिटी बोला, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि
ये जो टर्म पढ़ते हैं अवेलेबल एनर्जी, इसका मतलब क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल सा बोलूंगा सर कि मान लो आपको पता चला कि सपोज किसी एरिया में, इंडिया के किसी जगह पे एक हमें एनर्जी सोर्स पता चला है, एक हमें एनर्जी सोर्स पता चला है। एनर्जी सोर्स का मतलब कि मुझे एक जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स मिला है। अब जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स मिला है तो सोर्स का मतलब क्या है सर? सोर्स का मतलब कि जहां से हम कुछ चीजें ले सकते हैं और फिर भी उस पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे हमने डिस्कस किया है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में, सोर्स एंड सिंक। तो अगर मुझे कोई सोर्स मिलता है तो उस सोर्स के लिए मुझे, अगर मैं सोच रहा हूं कि यहां मुझे सोर्स मिला है तो मैं सोचूंगा कि एक प्लांट सेटअप करता हूं मैं। लेकिन प्लांट सेटअप करने से पहले अगर मैं प्लांट लगाने जा रहा हूं, इतना कॉस्ट लगने वाला है वहां पे उस प्लेस पे, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्लांट लगाने से पहले मैं चेक करूंगा कि जो मेरा सोर्स मिला है मुझे, उस सोर्स का एक्चुअल में वर्क पोटेंशियल कितना है, यानी कि कितना वर्क वो सोर्स दे सकता है हमें। अगर वो वर्क फिजिबल हुआ, अगर वो वर्क फिजिबल हुआ, इन दैट कंडीशन ओनली वी विल गो फॉर दैट प्लांट सेटअप। आई बात समझ में? मुझे सोर्स मिल गया और सोर्स से कोई वर्क मिल ही नहीं पा रहा है, ऐसी कंडीशन पे सोर्स है कि सोर्स से कुछ वर्क नहीं मिल रहा है या जो फिजिबल वर्क नहीं मिल रहा है, यानी कि इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में बहुत कम मिल रहा है, तो फिर मैं उस प्लांट सेटअप के लिए जाऊंगा ही नहीं मैं, ठीक है। तो जो अवेलेबल एनर्जी है सर, ये सबसे पहले इसको मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मुझे पता चल गया कि मेरे पास एक सोर्स है, ये मैंने बोला कि मेरे पास एक सोर्स है सर, ठीक है। अब ये सोर्स मुझे मिल गया, अब मुझे पता है कि सोर्स का कंडीशन भी क्या है, सोर्स का टेम्परेचर फिर से मुझे पता है कि किस कंडीशन पे है। अब मैं ये बोलूंगा उसको, अब मैं ये बोलूंगा कि जो जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है सर, मैंने बोला कि ये मेरा इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन है। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन तक, यानी कि सोर्स से लेकर इन्वायरमेंटल तक कंडीशन तक अगर मैं कोई डिवाइस लगाता हूं, कोई सेटअप लगाता हूं, कोई प्लांट लगाता हूं, तो इससे कितना मैं वर्क जनरेट कर सकता हूं, यानी इसका टोटल वर्क पोटेंशियल कितना है, इसका वर्क पोटेंशियल कितना है पहले मैं फाइंड करूंगा। एंड अगर मुझे वर्क पोटेंशियल पता चल गया और मुझे लग रहा है कि वर्क पोटेंशियल जो है फिजिबल है, इन दैट कंडीशन ओनली आई विल गो फॉर द प्लांट सेटअप, ठीक है। यानी कि अवेलेबल, अब ये जो वर्क पोटेंशियल है ना सर, ये वर्क पोटेंशियल ही हमारा अवेलेबल एनर्जी है। दिस वर्क पोटेंशियल इज नोन एज अ प्रॉपर्टी, आई बात समझ में? दिस वर्क पोटेंशियल इज नोन एज प्रॉपर्टी which is also known as available energy और availability और exergy। यानी कि जो वर्क पोटेंशियल है, जो प्रॉपर्टी है सर, ये हमारा, इसको अवेलेबल एनर्जी बोल सकते हो, इसको अवेलेबिलिटी बोल सकते हो, या इसको एक्सर्जी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने डिस्कस किया है कि जो वर्क होता है, वर्क इसका वर्क जो होता है पाथ फंक्शन होता है, वर्क हमारा पाथ फंक्शन होता है। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं तो ये जो मेरा वर्क पोटेंशियल है, ध्यान से देखो, जो ये वर्क पोटेंशियल है सर, यहां पे जो वर्क पोटेंशियल होगा वो फंक्शन होगा किस किस चीज का? इनिशियल स्टेट का, इनिशियल स्टेट, दूसरा पाथ, और तीसरा फाइनल स्टेट। यानी कि इनिशियल कंडीशन क्या है, ये इनिशियल कंडीशन क्या है सर, फिर दूसरा ये फाइनल कंडीशन क्या है, और इनिशियल फाइनल के साथ ये किस पाथ से इनिशियल से फाइनल में जा रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर मुझे कभी वर्क निकालना है, पीवी डायग्राम दिया हुआ है, कोई भी प्रोसेस देता है और मुझे पता है ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये पाथ पता है, तो इसको क्या करता हूं, प्रोजेक्शन ले लेता हूं। ये पढ़ा होगा आपने। कभी मुझे अगर वर्क निकालना होता है, अगर मैं बोलता हूं कि वर्क W इज इक्वल टू PdV, तो PdV का मतलब क्या है सर, यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो भी आप समझ सकते हो कि P और V डायग्राम, ये P होगा, ये V डायग्राम होगा, P और V डायग्राम पे D जिसके साथ लगा हुआ है, V के साथ, उस पे प्रोजेक्शन चाहिए मुझे। उस प्रोसेस का, जो भी प्रोसेस दिया है जिसका वर्क ना मुझे निकालना है, उस प्रोसेस का प्रोजेक्शन चाहिए मुझे किस पे, जिसके साथ D लगा हुआ है। यानी अगर मैं बोलता हूं कि Q इज इक्वल टू T इंटू DS, इसका मतलब कि T और S डायग्राम पे जो प्रोसेस दिया है, उस प्रोसेस का एरिया निकालोगे वो Q होगा। लेकिन एरिया निकालने के लिए जो प्रोसेस दिया हो उसको या तो इस पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा या फिर इस पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अगर इस पे करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो जो प्रोजेक्ट करोगे आप, वो प्रोजेक्शन किस पे होगा वो ये बताता है, जिसके साथ डी लगा हुआ है। सिंपल सिंपल तरीका है समझने का। अगर एस के साथ डी लगा हुआ है, इसका मतलब कि मैं एस को प्रोजेक्शन करूंगा। अगर मैं यही बोलता कि W इज इक्वल टू VdP, यानी कि ये PdV जो होता है वो नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए है, क्लोज सिस्टम वाले प्रोसेस के लिए है।
और जो वीडीपी है ये फ्लो प्रोसेस के लिए है, यानी कि ये ओपन सिस्टम प्रोसेस के लिए है। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि यहाँ पे डब्ल्यू निकालना है सर वीडीपी, तो बताओ कैसे निकालोगे, तो मैं बोलूंगा सर ये भी वही सेम है, पी और वी डायग्राम, वी और पी डायग्राम बोलो या पी और डी डायग्राम बोलो, लेकिन ये कोई जो प्रोसेस दिया हुआ है, इस प्रोसेस का मुझे अगर वर्क निकालना है तो मुझे प्रोजेक्शन किस पे लेना पड़ेगा, डी पे लेना पड़ेगा। मुझे प्रोजेक्शन किस पे लेना पड़ेगा, मुझे प्रोजेक्शन पी पे लेना पड़ेगा, सॉरी पी पे लेना पड़ेगा। तो मैं अब ये जो प्रोजेक्शन होगा ये इसका एरिया बोलूंगा मैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक दो बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो वर्क डन की बात करो या फ्लो वर्क डन की बात करो, दोनों सेम मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मैं बात करता हूं कोई कौन सा ऐसा प्रोसेस है पीवी डायग्राम पे, पीवी डायग्राम पे कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉन फ्लो की बात करो या फ्लो की बात करो, दोनों प्रोसेस में वर्क डन सेम मिलेगा। तो आप अगर आइसोबारिक लोगे तो यहाँ का एरिया मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। आइसोकोरिक लोगे तो यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। आप कोई भी प्रोसेस लोगे तो एक पे ज्यादा मिलेगा, एक पे कम मिलेगा, ऐसा कुछ होगा, डिफरेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप आइसोथर्मल लेते हो सर, आइसोथर्मल लेते हो तो आइसोथर्मल का मतलब कि इस पे एरिया लो या इस पे एरिया लो, दोनों पे एरिया सेम मिलने वाला है। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर क्या है कि अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस लेता हूं, ये बस आपको समझाने के लिए बता दिया कि अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस लेता हूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं क्या बोलूंगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आप अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, वो फ्लो प्रोसेस हो या नॉन फ्लो प्रोसेस हो, यानी कि ओपन सिस्टम का प्रोसेस हो या क्लोज सिस्टम का प्रोसेस हो, मैं अगर प्रोजेक्ट करूंगा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे, दोनों में किसी भी करूंगा, दोनों का एरिया सेम होगा, यानी कि दोनों का कंडीशन वर्क डन। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने यहां पे डिस्कस क्या किया कि सर ये जो मेरा वर्क पोटेंशियल है, ये वर्क जो पोटेंशियल है इसी को मैंने क्या बोला, अवेलेबल एनर्जी। ये जो वर्क पोटेंशियल है जो बताने वाला है कि प्लांट सेटअप करने की जरूरत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसी को हमने क्या बोला, अवेलेबिलिटी। अब इसको एक्चुअल में हम डिफाइन करेंगे कि अवेलेबल एनर्जी है क्या। अगर मुझे अवेलेबल एनर्जी को एक्चुअल में समझना है और किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है, अगर मैं किस तरीके से बोलूं कि अपने क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस देगा गेट के पेपर में, तो हमें किस तरीके से सॉल्व करने, क्योंकि थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मुझे हो गई है अवेलेबिलिटी के बारे में, थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है मुझे अवेलेबिलिटी के बारे में कि अवेलेबिलिटी का मतलब सिंपल एक वर्क पोटेंशियल है सर, जो डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे और पाथ पे। ये बात समझ में? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अवेलेबल एनर्जी को समझेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, जैसे मैंने बताया आपको कि एक सोर्स था और एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन था, दोनों के बीच में वर्क ले लिया था। लेकिन मैं काम करता हूं, एक सिंपल सा मैंने देख लिया, अगर मैं नॉर्मल इसको थोड़ा दूर हटा के जो अभी तक हमने डिस्कस किया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हमने वर्क लेने की बात कर रहे हैं ना, तो वर्क किससे मिलता है, हीट इंजन से मिलता है मुझे वर्क। तो मैं एक सिंपल सा हीट इंजन डिवाइस बनाता हूं। तो मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे एक सोर्स है T1 और मैंने एक डिवाइस लगाया, और ये डिवाइस हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट में पढ़ा हुआ है सर, कि अगर आप ये हीट इंजन बना रहे हो और ये हीट इंजन चाहते हो कि वर्क सप्लाई करे, ये हीट इंजन वर्क सप्लाई करे, तो इसको हायर टेम्परेचर से हीट लेकर लोअर टेम्परेचर पे कुछ हीट को फेंकना पड़ेगा, तब ये वर्क दे सकता है। यानी कि यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है क्या, कि यहाँ पे सर जो T1 है, T1 वो बड़ा है किससे, T2 से। ठीक है, अब मुझे अगर कोई बोलता है कि बताओ सर ये जो साइकिल है, इस साइकिल के लिए हमारा जो वर्क निकालना है, क्योंकि अगर मैं बात करूं अवेलेबल एनर्जी मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, अवेलेबल एनर्जी। तो अवेलेबल एनर्जी का मतलब जनरली इसको डिफाइन ऐसा करते हैं कि जो मुझे एक वर्क पोटेंशियल मुझे पता चला था, यानी कि एक मुझे सोर्स पता चला था और एक फाइनल कंडीशन, यानी कि इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन और पाथ, यानी कि इन तीनों में मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे कंडीशन पता है, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, तो उस कंडीशन में, उस सेटअप में मैं किसी सिस्टम से जो मैक्सिमम वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, विड्रॉ कर सकता हूं, ले सकता हूं, उसी मैक्सिमम वर्क को हम बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। यानी कि अवेलेबल एनर्जी का डेफिनेशन अगर मुझे कोई बोल के डिफाइन करो अवेलेबल एनर्जी क्या, तो बोलूंगा तो मैक्सिमम वर्क दैट the maximum work done that you can obtain from this device, from this system, from this setup that is placed between T1 and T2, तो वो जो मैक्सिमम वर्क होगा उसी को हम बोलेंगे अवेलेबल एनर्जी बोलो, अवेलेबिलिटी बोलो या एक्सर्जी बोलो। क्लियर? अब आते हैं इस पे कि निकालेंगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे देखेंगे। अब तो हम फिजिकली हम समझ लिए, यानी कि इतना तो हम समझ लिया कि अवेलेबल एनर्जी का मतलब होता है कि मैक्सिमम वर्क
ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड को मैं बोलूंगा फ्रॉम दिस सेटअप, उसको बोलूंगा अवेलेबल एनर्जी। अब मुझे इसका वर्क डन निकालना है, तो मुझे पता है सर कि वर्क डन निकालने के लिए क्या तरीका होता है। अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे एक चीज पता है कि एफिशिएंसी के फॉर्मूले में वर्क डन आता है, और एफिशिएंसी यहाँ से क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इस डिवाइस के लिए लगाऊं मैं तो क्या होगा, आउटपुट अपर इनपुट। हमेशा एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपर इनपुट। यहाँ पे आउटपुट क्या है, W, इनपुट क्या है, Q1। किसके लिए W आउटपुट इनपुट है, तो इस डिवाइस के लिए। इस डिवाइस के लिए आउटपुट क्या है, W वर्क, और इस डिवाइस के लिए इनपुट क्या है, Q1। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूं कि साइकिल जो है वो रिवर्सिबल है, ये जो साइकिल है वो रिवर्सिबल है, तो अगर ये साइकिल रिवर्सिबल है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वर्क का मतलब मैक्सिमम वर्क में रिवर्सिबल भी ले सकता हूं। हमने कुछ डिस्कस किया था, जो लास्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर डिस्कस किया, तो उसमें डिस्कस किया था रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर मैं रिवर्सिबल बोलता हूं, रिवर्सिबल साइकिल है, मतलब कि कार्नोट साइकिल की बात कर रहा हूं, जो 1824 या 1828 डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया हुआ है, जो कार्नोट ने बताया था कि अगर आपको किसी डिवाइस का, किसी सिस्टम का मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, तो आप क्या करो, उस साइकिल को, उस डिवाइस को रिवर्सिबल साइकिल पे चलाओ, कार्नोट साइकिल पे चलाओ, और मैक्सिमम एफिशिएंसी लेकर जाओ। और सबसे मजे की बात क्या थी, सबसे मजे की बात तो ये थी सर कि जो रिवर्सिबल एफिशिएंसी होता है, जो रिवर्सिबल एफिशिएंसी होता है सर, वो केवल और केवल फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का फंक्शन है। वो केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी कोई W क्यों नहीं लेना मुझे। और टेम्परेचर का फंक्शन से मैं निकालूंगा तो मुझे हमने प्रूव किया हुआ है, हमने निकाला भी है 1 माइनस टी लोअर। टी लोअर क्या है यहाँ पे, T2 अपॉन टी हायर। टी हायर क्या है, T1। तो ये हमारा रिवर्सिबल जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1। आई बात समझ में। अब अगर मैं दोनों इस साइकिल, यानी दोनों साइकिल सेम ही है, दोनों को मैं रिलेट कर रहा हूं, देखो मैं कर कुछ नहीं रहा हूं, मैं सिंपल वर्क डन को विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर के फॉर्म में मैं रिलेट करना चाहता हूं। आई बात समझ में, क्योंकि मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों को रिलेट कर दूं, ये दोनों एफिशिएंसी अगर सेम कर दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि जो W by Q हो, Q1 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 by T1। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो W होगा दैट विल बी इक्वल टू Q1 1 माइनस T2 by T1। ये बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अगर ये मेरा क्या है, ये W है, यानी कि इस डिवाइस, इस साइकिल के लिए W निकालना है, तो बाय दिस कॉन्सेप्ट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ W। नाउ मुझे इसे पता है, मुझे मैक्सिमम वर्क निकालना है ना, तो मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए मुझे पता था कि इसमें से अगर 1 माइनस समथिंग है, और ये जो टर्म है ना सर, ये जो टर्म है 1 माइनस समथिंग वाला, अगर ये टर्म कम होगा, जितना कम होगा, तो 1 माइनस जो टर्म, जो टोटल टर्म होगा, ये बहुत ज्यादा होगा। और जब ये ज्यादा होगा टोटल, तो Q1 से मल्टीप्लाई करने का W मैक्सिमम, W ज्यादा मिलेगा मुझे। यानी इसको कम करने का मतलब है सर कि T2 और T1, यानी कि T2 को कम करो, T1 को बढ़ाओ। तो T1 को बढ़ा सकते हो, T2 को कम कर सकते हो, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। नाउ अब मान लो अगर हमसे कुछ पूछ दिया कि सर ये कैसे, T1 T2 कैसे चेंज करोगे, तो ध्यान से देखो, हमने जब वर्क पोटेंशियल की बात की थी, तो वर्क पोटेंशियल में हमने डिस्कस किया था कि सोर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों, सोर्स तो आपको, आप जो T1 ले रहे हो सर, T1 क्या है, जो सोर्स कंडीशन आपको मिला हुआ है वो ले रहे हो आप, तो ये तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। आप चेंज क्या कर सकते हो, चेंज के लिए ट्राई कर सकते हो T2। T1 तो फिक्स हो गया मेरा, आई बात समझ में। अब T2 को मैं चेंज करने जा रहा हूं, तो T2 को क्या करना है मैक्सिमम वर्क के लिए, T2 को कम करना है। देखो ध्यान से, T2 को कम करना है मुझे यहां से। अब अगर मैं T2 को कम करना चाहता हूं सर, लोअर टेम्परेचर को कम करना चाहता हूं, तो लोअर टेम्परेचर में मैक्सिमम कहां तक कम कर सकता हूं, मिनिमम कहां तक लेके आ सकता हूं। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि सर मिनिमम से मिनिमम मैं एटमॉस्फेयर तक लेके जा सकता हूं, मिनिमम से मिनिमम मैं एटमॉस्फेयर से लेकर आ सकता हूं। क्योंकि एटमॉस्फेयर को नीचे लाने का मतलब, क्योंकि एटमॉस्फेयर को मैंने सिंक माना हुआ है कि कितना भी हीट दूंगा तो टेम्परेचर सेम रहने वाला है। अगर मैं एटमॉस्फेयर से भी कम करना चाहता हूं, तो पूरे एटमॉस्फेयर का हीट कम करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यानी कि मैक्स टू मैक्स में अगर डिक्रीज कर सकता हूं, तो वो T2 टेम्परेचर क्या हो सकता है, वो एटमॉस्फेयर हो सकता है। और जो T2 टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर को मैं नोट्स डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो एटमॉस्फेयर कंडीशन है, या इसको मैं बोलूंगा डेड स्टेट। डेड स्टेट, डेड स्टेट का मतलब क्या है सर, डेड स्टेट का मतलब होता है कि जब मेरा ये सिस्टम है, जो लोअर कंडीशन है, जो लोअर स्टेट है, वो इन्वायरमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टेम्परेचर सेम है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, यानी कि कोई अनबैलेंस ऑफ फोर्सेस है, प्रेशर है। केमिकल इक्विलिब्रियम में, यानी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ माय डियर, वहां पे काइनेटिक एनर्जी
और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, अगर मैं उसको बोल रहा हूं तो बोलूंगा वो क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल जीरो होगा। आई बात समझ में? यानी कि ऐसा कंडीशन जो थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके साथ साथ ऐसा कंडीशन, ऐसा स्टेट तो थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल, इसके साथ साथ वहां पे एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्चुअल में मतलब है, जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आई बात समझ में? तो अगर ऐसा कंडीशन होता है उसको हम बोलते हैं डेड स्टेट। ठीक है, तो अगर मान लो ये बोल रहा हूं कि ये डेड स्टेट है, तो डेड स्टेट से ऊपर हो या डेड स्टेट से नीचे हो, कहीं भी हो, तो दोनों के बीच में आप वर्क ले सकते हो। डेड स्टेट से नीचे हो तो भी वर्क ले सकते हो, ठीक है, और डेड स्टेट से ऊपर हो तो भी मतलब आप वर्क का कुछ निकाल सकते हो, यानी कि यहाँ पे सिस्टम चल सकता है, यहाँ पे सिस्टम चल सकता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, यानी कि अगर मैं बोलता हूं ये W को W मैक्स बनाना चाहता हूं सर, तो मैं बोलूंगा W मैक्स इज इक्वल टू Q1 1 माइनस T2 को क्या बोल दूंगा, अब T2 लोअर हुआ कितना आ गया, T0 तक आ गया अपॉन T। अब मैं ये जो वर्क होगा इसको बोलूंगा मैक्सिमम वर्क, और यही जो मैक्सिमम वर्क है इसी को मैं बोलूंगा अवेलेबल एनर्जी। आई बात समझ में? इसी को मैं क्या बोलूंगा, अवेलेबल एनर्जी। अगर मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको दिखाना चाहूं सर, तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा सा ट्राई करो। अगर ये टीएस डायग्राम है तो इस टीएस डायग्राम पे ध्यान से देखो, उसी साइकिल को बना रहा हूं, उस साइकिल को अगर इस पे बनाऊं मैं, तो बोलूंगा कि ये जो मेरा साइकिल है, ये दिखा, थोड़ा छोटे डायग्राम बना रहा हूं, जगह नहीं है ज्यादा, तो ये मेरा T1 टेम्परेचर पे ये डिवाइस बन रहा है सर, ऐसा बन रहा है, जिसमें से हीट मुझे मिल रही है T1 पे Q1, और ये हीट बाहर जा रही है Q2, और ये डिवाइस वर्क दे रहा है W, और जो लोअर टेम्परेचर है वो कितना है, T2। अब ध्यान से देखो, इसका एरिया जो है टीएस डायग्राम पे, जो एरिया होता है वो क्या होता है, हीट ट्रांसफर, और इस पूरे का एरिया मतलब ये पूरा साइकिल है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल, टोटल एरिया ऑफ साइकिल ऑन टीएस डायग्राम दैट विल बी इक्वल टू हीट ट्रांसफर, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। यानी कि जो हीट ट्रांसफर यहां से निकलेगा, यानी कि फॉर अ साइकिल वी कैन से दैट टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर, यानी कि यहां से जो एरिया होगा वही क्या होगा, वर्क ट्रांसफर होगा। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, अगर मुझे एरिया बोल रहा हूं कि वर्क ट्रांसफर होगा, तो एरिया बढ़ाना है मुझे, वर्क ट्रांसफर बढ़ाना है, वर्क बढ़ाना है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं जो टॉप का कंडीशन है, जो टॉप टेम्परेचर है T1, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब मैं लोअर को चेंज कर सकता हूं, क्योंकि T1 तो मेरा सोर्स का टेम्परेचर है। अब लोअर को मैंने बोला कि सर ये जो मेरा कंडीशन है, ये T0, ये क्या है, एटमॉस्फेयर कंडीशन है, जो मेरा T0 है वो एटमॉस्फेयर कंडीशन है। तो अगर मैं इसको यहां तक लेकर आ जाऊं किसी भी तरीके से, सिंपल सी बात है, तो एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा यानी कि अब टोटल एरिया बढ़ गया, और टोटल एरिया बढ़ने का मतलब है कि वर्क मुझे मैक्सिमम मिल गया। यानी कि अगर किसी सिस्टम को सिस्टम से मैं वर्क विड्रॉ कर रहा हूं, वर्क एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैं उस वर्क को मैक्सिमम वर्क बोलूंगा कब, जब मेरा लोअर कंडीशन जो होगा वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा, यानी डेड स्टेट की कंडीशन होगा, तो मैं उसको बोलूंगा अवेलेबल एनर्जी या अवेलेबिलिटी या एक्सर्जी। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि अवेलेबल एनर्जी का एक्चुअल मतलब क्या है। यानी मुझे कभी आपको क्वेश्चन में T1 भी दिया हुआ है, T2 भी दिया और एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी दिया, और बोलता है कि इस सिस्टम से मैक्सिमम कितना वर्क ले सकते हो आप, तो ऑलवेज यू हैव टू थिंक, यानी कि आपको T1 दिया है, T2 दिया है, लेकिन T0 भी दिया है, और आपको पूछा है मैक्सिमम वर्क, तो माय डियर इन दैट कंडीशन यू हैव टू फिक्स T1 एंड T0। यानी कि अगर आप T1 और T0 के बीच में साइकिल ऑपरेट कराओगे, तो उस कंडीशन में जो आपको वर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलने वाला है। क्लियर? तो हमने ये डिस्कस किया कि अवेलेबल एनर्जी है क्या, और अवेलेबल एनर्जी को हम एक्सर्जी जो बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जो बोलते हैं, उसको हमने मैक्सिमम वर्क बोला, किस तरीके से हमने निकाला मैथमेटिकली, दैट वी हैव डिस्कस्ड।